नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पाठशाला, जहां हम बात करते हैं धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान की। आज की यह कथा केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है। यह अन्याय के अंधेरे से न्याय की रोशनी तक की यात्रा है। ये उस मनुष्य की कहानी है जिसने अपने जीवन के 27 वर्ष लोहे की सलाखों के पीछे बिताए, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में बदले की तलवार नहीं बल्कि क्षमा का दीप था। ये कहानी है नेल्सन मंडेला की। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां आपकी त्वचा का रंग ही आपका भाग्य तय कर देता हो, जहां काले लोगों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता हो, जहां स्कूल, बसें, अस्पताल, यहाँ तक कि पार्क की बेंच भी रंग देखकर तय हों। वो व्यवस्था थी रंगभेद। और उसी धरती पर जन्मा था एक बालक जिसका नाम था रोली लाहला, जिसका अर्थ था शरारती या व्यवस्था को हिलाने वाला। कौन जानता था कि ये बालक सचमुच एक दिन पूरी व्यवस्था को हिला देगा। उसकी आंखों में बचपन से ही प्रश्न थे। क्यों कुछ लोग मालिक हैं और कुछ नौकर? क्यों कुछ को सम्मान मिलता है और कुछ को अपमान? क्यों कानून भी रंग देखकर बदल जाता है? वो प्रश्न धीरे धीरे संकल्प में बदल गए। युवावस्था में उसने पढ़ाई की, कानून सीखा और समझा कि अन्याय केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं होता, वो एक संरचना होता है, एक व्यवस्था होती है। और यदि व्यवस्था अन्यायपूर्ण हो तो उसके खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। वो संघर्ष के मार्ग पर चल पड़ा। शुरुआत शांतिपूर्ण विरोध से हुई, रैलियां, भाषण, संगठन। पर जब सत्ता ने लाठियों और गोलियों से उत्तर दिया तो संघर्ष और गहरा हो गया। फिर एक दिन वो क्षण आया, गिरफ्तारी। अदालत में खड़ा वो युवक जानता था कि फैसला क्या होगा, पर उसकी आवाज में डर नहीं था। उसने कहा, मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज का सपना देखा है जहां सभी लोग सौहार्द और समान अवसरों के साथ रहें। ये एक आदर्श है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मरने को भी तैयार हूं। और फिर जेल, पत्थर तोड़ना, छोटी सी कोठरी, ठंडी जमीन, सीमित मुलाकातें, बीतते हुए साल, 1, 2, 5, 10, 20, 27 वर्ष। समय किसी को भी तोड़ सकता है, पर कुछ लोग समय को ही बदल देते हैं। जेल की सलाखों के पीछे उसका शरीर कैद था, पर उसका मन स्वतंत्र था। उसने अपने भीतर क्रोध को जगह नहीं दी। वो पढ़ता रहा, सोचता रहा, ध्यान करता रहा। उसने अपने साथियों को सिखाया, हमारी लड़ाई श्वेत लोगों से नहीं, अन्याय से है। धीरे धीरे पूरी दुनिया उसकी आवाज सुनने लगी। लोग सड़कों पर उतरे, देशों ने दबाव बनाया, और फिर वो दिन आया जब जेल का दरवाजा खुला। दुनिया ने सोचा अब बदला होगा, अब आग भड़केगी, अब खून बहेगा। पर जब वो बाहर आया, उसकी मुस्कान में शांति थी, उसकी आंखों में करुणा थी। उसने कहा, यदि मैं करवाहट लेकर जेल से बाहर निकलता तो मैं अब भी कैदी ही रहता। और फिर वो उसी देश का राष्ट्रपति बना जहां कभी उसे अपराधी कहा गया था। उसने अपने उत्पीड़कों को भी गले लगाया। उसने कहा, हम साथ मिलकर नया राष्ट्र बनाएंगे। ये केवल राजनीतिक विजय नहीं थी, ये आत्मा की विजय थी, ये क्षमा की विजय थी, ये उस विचार की विजय थी कि मनुष्य नफरत से ऊपर उठ सकता है। श्रोताओं, आज जब हम उसकी कहानी सुनते हैं तो ये केवल इतिहास नहीं सुनते, हम अपने भीतर झांकते हैं। क्या हम अन्याय के सामने चुप रहते हैं? क्या हम क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देते हैं? क्या हम क्षमा कर पाते हैं? नेल्सन मंडेला की जीवनगाथा हमें सिखाती है, सच्ची शक्ति बदले में नहीं, संयम में है। सच्ची क्रांति हिंसा में नहीं, चेतना में है। और सच्ची आज़ादी केवल शरीर की नहीं, मन की होती है। तो आइए इस यात्रा पर हमारे साथ चलिए, संघर्ष से संकल्प तक, कैद से स्वतंत्रता तक, घृणा से प्रेम तक। क्योंकि ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी मानवता की है, ये कहानी आशा की है। सन 18 जुलाई 1918, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था। मोएज़ो गांव की शांत पहाड़ियों के बीच, मिट्टी और घास की झोपड़ियों के बीच एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया रोली लाहला, खोसा भाषा में जिसका अर्थ था पेड़ की दाल को हिलाने वाला, या यूं कहें शरारती, व्यवस्था को चुनौती देने वाला। किसे पता था कि ये नाम भविष्य की एक गहरी सच्चाई का संकेत है।
ये वही बालक था जिसे दुनिया आगे चलकर नेल्सन मंडेला के नाम से जानेगी। उसका जन्म किसी महल में नहीं हुआ था, ना कोई शाही पालना, ना कोई विशेष सुविधा। वो थेम्बू राजघराने की एक शाखा से जुड़े परिवार में जरूर पैदा हुआ था, पर जीवन सादा था, बिल्कुल ग्रामीण, बिल्कुल प्रकृति के करीब। उसके पिता गाडला हेनरी अम्फाकानिस्वा स्थानीय सरदार थे। उनमें स्वाभिमान था, झुकना नहीं जानते थे। जब श्वेत हुकूमत ने उन्हें एक निर्णय के लिए दबाव डाला तो उन्होंने समझौता नहीं किया। परिणाम, पद और संपत्ति छिन गई। छोटे रोली लाला ने पहली बार देखा सत्ता कैसी होती है और अन्याय कैसा दिखता है। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पास के मिशन स्कूल में भेजा गया। वहां की शिक्षिका, जो अंग्रेजी परंपरा से प्रभावित थीं, ने उसे एक नया नाम दिया, नेल्सन। शायद उन्हें रोली लाला बोलना कठिन लगा, या शायद ये उस समय की व्यवस्था का हिस्सा था, अफ्रीकी पहचान को अंग्रेजी नामों में ढाल देना। एक नाम बदल गया, पर आत्मा नहीं बदली। गांव का जीवन सरल था, खुले मैदान, नदी का पानी, पशु चराते बच्चे, लोक कथाएं सुनाते बुजुर्ग, रात में आग के चारों ओर बैठकर वीरता की कहानियां सुनना, पूर्वजों की, संघर्ष की, स्वतंत्रता की। वहीं बैठा छोटा नेल्सन सुनता रहता और उसकी आंखों में चमक उभर आती। पर गांव के बाहर एक और दुनिया थी। दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंगभेद की नीति जड़ पकड़ चुकी थी। अपेरतेहड़, ये केवल एक सामाजिक भेदभाव नहीं था, ये कानून था, ये व्यवस्था थी। ये एक ऐसा ढांचा था जिसमें त्वचा का रंग ही आपका भविष्य तय करता था। श्वेत अल्पसंख्यक शासन करता था, काले लोगों के लिए अलग बस्तियां, अलग स्कूल, अलग अस्पताल, अलग बसें, अलग जीवन। छोटा नेल्सन जब शहर गया और पहली बार ये विभाजन स्पष्ट रूप से देखा तो उसके मन में तूफान उठा। क्यों? ये प्रश्न उसके भीतर गूंजता रहा। क्यों कुछ लोग मालिक और कुछ नौकर? क्यों कुछ की आवाज कानून और कुछ की आवाज अपराध? क्यों एक ही धरती पर जन्म लेने के बावजूद बराबरी नहीं? पर उसके भीतर गुस्सा नहीं था, वो उग्र नहीं हुआ। वो चुपचाप देखता रहा, समझता रहा, सोचता रहा। उसकी माँ उसे सिखाती थी धैर्य, उसके पिता ने सिखाया था स्वाभिमान, गांव के बुजुर्गों ने सिखाया था समुदाय की शक्ति। धीरे धीरे उसके भीतर एक बीज अंकुरित हो रहा था। ये बीज प्रतिशोध का नहीं था, ये बीज था न्याय का। उसे समझ आने लगा कि अन्याय केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये पूरी व्यवस्था का दोष है, और यदि व्यवस्था अन्यायपूर्ण हो तो उसे बदलना ही सच्ची जिम्मेदारी है। वो अभी बालक था, पर उसकी आंखों में जो प्रश्न थे वे साधारण नहीं थे। वो पेड़ों पर चढ़ता था, दौड़ता था, खेलता था, पर भीतर कहीं एक गंभीरता थी, एक बेचैनी थी, एक मौन प्रतिज्ञा थी कि वो इस दुनिया को वैसे ही स्वीकार नहीं करेगा जैसे उसे मिला है। उसके बचपन के वे दिन, जो बाहर से साधारण दिखते थे, दरअसल इतिहास की तैयारी थे। एक बीज मिट्टी में दबा हुआ था। दुनिया उसे नहीं देख रही थी, पर समय जानता था ये बीज एक दिन वटवृक्ष बनेगा और उसकी छाया में पूरा राष्ट्र शरण पाएगा। गांव की खुली हवा से निकलकर जब वो युवा दुनिया की ओर बढ़ा तो उसके भीतर अब भी वही प्रश्न थे, पर अब उनमें स्पष्टता जुड़ चुकी थी। परिवार ने निर्णय लिया कि उसे उच्च शिक्षा दी जाए। इस प्रकार वो पहुंचा यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, उस समय ये अश्वेत युवाओं के लिए शिक्षा का दुर्लभ द्वार था। यहाँ अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों से छात्र आते थे, विचारों से भरे, सपनों से भरे, और भीतर कहीं न कहीं व्यवस्था से आहत। नेल्सन पहली बार एक ऐसे वातावरण में थे जहाँ बहस होती थी, जहाँ प्रश्न पूछना अपराध नहीं बल्कि बौद्धिकता का प्रतीक था, जहाँ युवा अपने भविष्य की कल्पना कर रहे थे। कक्षा में वे कानून, इतिहास और राजनीति पढ़ते, पर हॉस्टल के कमरों में वे आज़ादी, समानता और आत्मसम्मान पर चर्चा करते। धीरे धीरे उनका मौन स्वभाव नेतृत्व में बदलने लगा। छात्र परिषद के चुनाव हुए, अन्यायपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों के खिलाफ आवाज उठी। नेल्सन ने भी साथ दिया। ये उनकी पहली खुली राजनीतिक भागीदारी थी। विरोध हुआ, बहिष्कार हुआ, और अंततः उन्हें विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा। ये पराजय नहीं थी, ये जागरण था। घर लौटना उनके लिए आसान नहीं था, पर उन्होंने समझ लिया था शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती, संघर्ष भी एक शिक्षक है।
कुछ समय बाद वे जोहान्सबर्ग पहुंचे। ये शहर अलग था, व्यस्त, कठोर, विभाजित। यहाँ रंगभेद की रेखाएं और भी स्पष्ट थीं। शहर ने उन्हें वास्तविकता का आईना दिखाया। जीवन यापन के लिए उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की। साथ ही उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, कानून को समझना, ताकि उसी कानून से अन्याय को चुनौती दी जा सके। जोहान्सबर्ग में उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो पहले से संगठित संघर्ष में लगे थे। विचार विमर्श, बैठकें, गुप्त चर्चाएं, एक नई दुनिया उनके सामने खुल रही थी। इसी दौरान उन्होंने सदस्यता ली, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की। ये संगठन वर्षों से अश्वेतों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था, पर युवा पीढ़ी मानती थी कि आंदोलन को नई ऊर्जा चाहिए, नई रणनीति चाहिए। नेल्सन ने महसूस किया कि व्यक्तिगत सफलता पर्याप्त नहीं है। यदि पूरा समाज जंजीरों में है तो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता अधूरी है। उन्होंने युवाओं के साथ मिलकर संगठन के भीतर नई सोच को जन्म दिया। रैलियां, पर्चे, शांतिपूर्ण विरोध, संघर्ष का नया अध्याय शुरू हुआ। अब उनके जीवन की दिशा तय हो चुकी थी। वे केवल वकील नहीं बनना चाहते थे, वे न्याय का प्रतिनिधि बनना चाहते थे। उनकी आवाज में दृढ़ता आ चुकी थी, उनके कदमों में उद्देश्य आ चुका था, और उनके भीतर जो बचपन के प्रश्न थे, अब वे संकल्प में बदल चुके थे। यहीं से संघर्ष की कहानी वास्तव में शुरू होती है, एक युवा छात्र से जननेता बनने की यात्रा। जोहान्सबर्ग की गलियों में संघर्ष की आहट तेज होती जा रही थी। युवा नेल्सन अब केवल कानून के विद्यार्थी नहीं थे, वे परिवर्तन के साधक बन चुके थे। उनके विचारों पर गहरा प्रभाव था महात्मा गांधी का। गांधी ने भी इसी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अहिंसा, सत्य, नैतिक बल, ये शब्द केवल सिद्धांत नहीं थे, बल्कि आंदोलन की आत्मा थे। मंडेला और उनके साथियों ने शांतिपूर्ण विरोध का मार्ग अपनाया। रैलियां हुईं, कानूनों की अवज्ञा की गई, लोगों ने पास कानूनों को जलाया, वे कानून जो अश्वेतों की आवाजाही तक नियंत्रित करते थे। पर सत्ता ने संवाद नहीं चुना, उसने दमन चुना। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलीं, गिरफ्तारियां बढ़ीं, प्रतिबंध लगाए गए, सभा करना अपराध बना दिया गया। हर बार जब आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, सरकार ने और कठोरता दिखाई। मंडेला के भीतर एक गहरा द्वंद्व था। क्या केवल नैतिक अपील से पत्थरदिल शासन बदलेगा? क्या अन्याय के सामने केवल प्रार्थना पर्याप्त है? ये निर्णय आसान नहीं था। अहिंसा उनके लिए कमजोरी नहीं थी, वो एक नैतिक शक्ति थी। पर जब राज्य स्वयं हिंसा का प्रयोग करे, तो क्या प्रतिरोध का स्वरूप बदलना चाहिए? 1960 के दशक की शुरुआत में हालात और भी गंभीर हो गए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा, संगठन को भूमिगत होना पड़ा। तभी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। एएनसी के भीतर एक नई सशस्त्र शाखा बनाई गई, उमखोतो वे सिज़वे, जिसका अर्थ था राष्ट्र का भाला। मंडेला इस नई शाखा के प्रमुख चेहरों में से एक बने। पर ध्यान देने वाली बात ये थी, उनका लक्ष्य अंधाधुंध हिंसा नहीं था। रणनीति थी सरकारी ढांचों पर प्रतीकात्मक हमला, ताकि सत्ता को ये संदेश मिले कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी। ये निर्णय उनके जीवन का सबसे विवादास्पद अध्याय बना। सरकार ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया। अब वे केवल आंदोलनकारी नहीं रहे, वे राज्य की नज़र में अपराधी थे। वे भूमिगत हो गए, छद्म नामों से यात्रा करने लगे, देश विदेश में समर्थन जुटाने लगे। पर भीतर का संघर्ष अभी भी जारी था। वो जानते थे, ये रास्ता जोखिम भरा है, ये गिरफ्तारी की ओर ले जा सकता है, ये मृत्यु तक पहुंचा सकता है। फिर भी उन्होंने चुना, क्योंकि उनके लिए चुप रहना अन्याय को स्वीकार करना था। इतिहास के इस मोड़ पर मंडेला एक नैतिक विचारक से क्रांतिकारी प्रतिरोध के प्रतीक बन चुके थे। अब टकराव अपरिहार्य था, और सत्ता ने इंतजार नहीं किया। सरकार की नजरें उन पर टिक चुकी थी, और जल्द ही वो क्षण आने वाला था जब उनका नाम अदालतों में गूंजेगा और उनकी आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। रात गहरी थी, संघर्ष की आग भीतर जल रही थी, पर बाहर सन्नाटा था। 1962 में वो क्षण आया जिसका अंदेशा पहले से था। नेल्सन मंडेला गिरफ्तार कर लिए गए। अब वे भूमिगत कार्यकर्ता नहीं रहे, वे राज्य की हिरासत में थे। सरकार ने उन्हें देश छोड़कर अवैध रूप से बाहर जाने और हड़ताल भड़काने के आरोप में सजा दी। पर असली मुकदमा अभी बाकी था। 1964 दुनिया की नजरें एक अदालत पर टिक गईं। ये था रिवोनिया ट्रायल। कटघरे में खड़े मंडेला जानते थे,
ये मुकदमा केवल उनके विरुद्ध नहीं है, ये उस विचार के विरुद्ध है जो बराबरी की बात करता है। ये उस स्वप्न के विरुद्ध है जो रंग भेद को चुनौती देता है। अदालत में सन्नाटा था जब उन्होंने अपना वक्तव्य पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज में कंपन नहीं था, डर नहीं था, केवल स्पष्टता थी। उन्होंने कहा, मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज का सपना देखा है जहां सभी लोग सौहार्द और समान अवसरों के साथ रहें। ये एक आदर्श है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं इसके लिए मरने को तैयार हूं। ये शब्द केवल बयान नहीं थे, ये आत्मसमर्पण नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी। उस क्षण अदालत एक इतिहास स्थल बन गई। एक अभियुक्त ने स्वयं को अपराधी नहीं बल्कि एक नैतिक योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया। निर्णय आया, उम्र कैद। मृत्युदंड की आशंका थी, पर उन्हें जीवन भर की कैद मिली। जीवन, पर स्वतंत्रता के बिना। उन्हें भेजा गया रॉबन आइलैंड, समुद्र से घिरा वो द्वीप जहां हवाएं तेज थीं और कोठरियां संकरी। वहां कठोर श्रम था, पत्थर तोड़ना था, चूने की खदान में काम करना था, और दिन के अंत में एक छोटी सी कोठरी जहां फर्श ही बिस्तर था। किताबें सीमित, मुलाकातें दुर्लभ, पत्र सेंसर किए हुए। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट था, शरीर को कैद कर दो, आत्मा स्वयं टूट जाएगी। पर उन्होंने टूटने से इनकार कर दिया। रॉबिन आइलैंड की उस कोठरी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब संघर्ष सड़कों पर नहीं था, वो भीतर था। कैदियों के बीच वे शिक्षक बने। उन्होंने संवाद बनाए रखा, रक्षकों से भी मानवीय व्यवहार किया। उनकी आंखों में नफरत नहीं थी, कठोरता थी पर कटुता नहीं, दृढ़ता थी पर प्रतिशोध नहीं। अदालत ने उन्हें अपराधी घोषित किया था, पर इतिहास उन्हें अलग नाम देने वाला था। रॉबिन आइलैंड की सलाखों के पीछे एक कैदी नहीं, एक विचार कैद हुआ था, और विचारों की उम्र कैद नहीं होती। समुद्र की तेज हवाएं, नमकीन हवा और पत्थरों से टकराती लहरों की आवाज। इसी पृष्ठभूमि में बीतने वाले थे जीवन के 27 वर्ष। रॉबिन द्वीप की वो छोटी सी कोठरी, इतनी सकरी कि हाथ फैलाओ तो दीवार छू लो। फर्श पर एक चटाई, एक कंबल, एक बाल्टी, बस इतना ही संसार था। सुबह सूरज उगने से पहले जगाया जाता, पत्थर तोड़ने के लिए ले जाया जाता, चूने की खदान में घंटों काम, इतनी तेज धूप कि आंखें चुभ जाएं, धूल इतनी कि सांस लेना कठिन हो जाए। ये केवल शारीरिक श्रम नहीं था, ये मनोबल तोड़ने की योजना थी। सरकार चाहती थी कि समय उन्हें चुप करा दे, कि एक दिन वे हार मान ले, कि वे अपने विचारों पर पछताएं। पर हुआ उल्टा। उन्होंने जेल को पराजय का स्थान नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे साधना का स्थान बना दिया। दिन भर का श्रम और रात में अध्ययन, इतिहास, राजनीति, कानून, जो भी पुस्तक मिल सके वे पढ़ते। उन्होंने अपने साथियों को पढ़ाना शुरू किया। चर्चाएं होतीं, बहसें होतीं। धीरे धीरे वो जेल एक अनौपचारिक विश्वविद्यालय बन गई। कैदी विद्यार्थी बन गए और मंडेला शिक्षक। उन्होंने सीखा कि संघर्ष केवल बाहरी नहीं होता, सबसे बड़ा संघर्ष भीतर होता है, क्रोध के साथ, हताशा के साथ, एकांत के साथ। वे जानते थे, यदि मन में घृणा घर कर गई तो स्वतंत्रता मिल भी जाए तो आत्मा कैद ही रहेगी। रक्षकों के साथ भी उनका व्यवहार कठोर नहीं था। वे उन्हें शत्रु नहीं, मनुष्य मानते थे। धीरे धीरे कुछ रक्षक भी बदलने लगे। सम्मान की भाषा, संवाद की शक्ति, इनसे दीवारों में दरार पड़ने लगी। वर्ष बीतते गए, 1, 5, 10, 15, 20, पर उनका संकल्प स्थिर रहा। उन्होंने समझ लिया था, घृणा से राष्ट्र नहीं बनता, प्रतिशोध से समाज नहीं सुधरता। न्याय आवश्यक है, पर न्याय और बदले में अंतर है। जेल की दीवारों के भीतर उनका दर्शन परिपक्व हुआ। वो केवल राजनीतिक नेता नहीं रहे, वे एक नैतिक चिंतक बन गए। वे कहते थे, स्वतंत्र होना केवल अपनी जंजीरें तोड़ना नहीं है, दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना भी है। 27 वर्षों की कैद ने उनके शरीर को वृद्ध किया, पर आत्मा को विशाल बना दिया। जब वे खिड़की की सलाखों से समुद्र की ओर देखते तो उन्हें क्षितिज दिखाई देता, और क्षितिज हमेशा ये कहता है, सीमाएं स्थायी नहीं होतीं। समय ने उन्हें कैदी बनाया था, पर उसी समय ने उन्हें राष्ट्रपिता बनने के लिए तैयार भी किया, क्योंकि आत्मा अजेय थी। समय बीत रहा था, पर दुनिया बदल रही थी। रॉबिन द्वीप की सलाखों के भीतर एक कैदी था,
पर बाहर उसका नाम एक प्रतीक बन चुका था। 1980 का दशक आते आते दक्षिण अफ्रीका की सीमाएं इस संघर्ष को रोक नहीं सकीं। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में, सड़कों पर, संसदों में एक ही नारा गूंजने लगा, फ्री मंडेला। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, कलाकार गीत गा रहे थे, देश आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे थे। खेल प्रतियोगिताओं में दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार होने लगा। संयुक्त राष्ट्र में भी ये मुद्दा उठने लगा। रंगभेद अब केवल एक देश की नीति नहीं रहा था, वो मानवता के खिलाफ अपराध माना जाने लगा। सरकार पर दबाव बढ़ता गया, अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, अंतर्राष्ट्रीय छवि टूटने लगी। पर जेल के भीतर मंडेला वही थे, संयमित, धैर्यवान, शांत। उन्हें रिहाई के प्रस्ताव भी मिले, शर्तों के साथ। कहा गया यदि वे हिंसा त्यागने की घोषणा कर दें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने संदेश भेजा, कैदी स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक उसकी जनता स्वतंत्र ना हो। ये केवल व्यक्तिगत आज़ादी का प्रश्न नहीं था, ये सिद्धांत का प्रश्न था। और फिर 11 फरवरी 1990, 27 वर्षों बाद जेल का दरवाज़ा खुला। भीड़ उमड़ पड़ी, कैमरों की चमक, दुनिया की सांसें थमी हुईं। जब वे बाहर आए तो बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर समय की रेखाएं थीं, पर चाल में वही दृढ़ता थी। पूरा विश्व स्तब्ध था। सबकी आंखों में एक ही प्रश्न, अब क्या होगा? क्या बदला लिया जाएगा? क्या खून खराबा होगा? क्या वर्षों का दर्द हिंसा में फूट पड़ेगा? पर मंच पर खड़े होकर उन्होंने जो कहा, उसने इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने शांति की बात की, संवाद की बात की, साझा भविष्य की बात की। उन्होंने अपने समर्थकों से संयम रखने को कहा। उन्होंने अपने विरोधियों को भी आमंत्रित किया, आइए मिलकर नया राष्ट्र बनाते हैं। 27 वर्षों की कैद के बाद यदि कोई व्यक्ति बदले की आग में जलता तो शायद दुनिया उसे समझ भी लेती, पर उन्होंने क्षमा को चुना। यही क्षण था जब एक कैदी नेता बना और एक नेता विश्व नैतिकता का प्रतीक। बदलाव की हवा अब तूफान बन चुकी थी। रंगभेद की दीवारें दरक रही थीं और दक्षिण अफ्रीका एक नए सवेरा की ओर बढ़ रहा था। इतिहास ने देखा, कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति हथियारों में नहीं, क्षमा में हो। 1994, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर एक नया सूरज उग रहा था। सदियों के भेदभाव, दशकों के रंगभेद और 27 वर्षों की कैद के बाद वो क्षण आया जब पहली बार इस देश के हर नागरिक को, चाहे वो काला हो या श्वेत, मतदान का अधिकार मिला। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें थीं। कुछ लोग घंटों खड़े रहे। कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार स्वयं को नागरिक महसूस किया। ये केवल चुनाव नहीं था, ये आत्मसम्मान की वापसी थी, ये इतिहास का मोड़ था। और जब परिणाम आया तो वही व्यक्ति जिसे कभी आतंकवादी कहा गया था, जिसे उम्र कैद दी गई थी, जिसने अपनी जवानी जेल में बिताई थी, वो राष्ट्र का राष्ट्रपति चुना गया। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। पूरा विश्व देख रहा था। क्या ये सत्ता परिवर्तन बदले में बदलेगा? क्या वर्षों का दर्द अब प्रतिशोध बनेगा? पर उन्होंने मंच से जो कहा, उसने सबको शांत कर दिया। उन्होंने श्वेत समुदाय को देश छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हिसाब चुकता होगा। उन्होंने कहा, हम साथ मिलकर नया राष्ट्र बनाएंगे। ये शब्द साधारण नहीं थे, ये घावों पर मरहम थे, ये भविष्य का खाका थे। उन्होंने समझा था, यदि राष्ट्र को स्थायी शांति चाहिए तो उसे समावेश चाहिए, यदि लोकतंत्र चाहिए तो उसे विश्वास चाहिए। उन्होंने अपनी सरकार में विभिन्न समुदायों को स्थान दिया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। उन्होंने खेल, संस्कृति और संवाद को पुल बनाया, दीवार नहीं। 1995 का रग्बी विश्व कप इसका प्रतीक बना। जिस खेल को श्वेत पहचान का प्रतीक माना जाता था, उसी को उन्होंने राष्ट्रीय एकता का माध्यम बना दिया। राष्ट्रपति की हरी जर्सी पहनकर मैदान में जाना सिर्फ खेल का क्षण नहीं था, वो एक संदेश था। लोकतंत्र केवल वोट देने का अधिकार नहीं है, लोकतंत्र विश्वास का नाम है। लोकतंत्र ये स्वीकार करना है कि भूतकाल चाहे जैसा हो, भविष्य हम मिलकर लिखेंगे। उनकी मुस्कान में कठोर संघर्ष की स्मृति थी, पर उनके शब्दों में करुणा थी। उन्होंने दिखाया, सत्ता में आकर भी विनम्र रहा जा सकता है, पीड़ा झेलकर भी क्षमा की जा सकती है। 1994 की वो सुबह केवल एक देश की सुबह नहीं थी, वो मानव इतिहास की सुबह थी। और उस सुबह का प्रकाश आज भी हमें याद दिलाता है, लोकतंत्र तब सच्चा होता है जब वो सबका होता है। सत्ता में आना आसान था,
पर राष्ट्र को जोड़ना कठिन था। दक्षिण अफ्रीका का समाज गहरे घावों से भरा हुआ था। वर्षों की यातना, अत्याचार, गायब हुए लोग, टूटे परिवार। यदि इन सब का हिसाब केवल बदले से लिया जाता तो देश फिर एक नई आग में झुलस जाता। नेल्सन मंडेला जानते थे, न्याय आवश्यक है, पर प्रतिशोध विनाशकारी हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक अलग मार्ग चुना। उन्होंने स्थापित की ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। ये कोई साधारण आयोग नहीं था, ये एक नैतिक प्रयोग था, एक राष्ट्र स्तरीय आत्ममंथन। यहाँ अपराधियों को बुलाया गया, पीड़ितों को भी बुलाया गया, सत्य को सामने लाने का अवसर दिया गया। यदि अपराधी अपने कृत्य को खुले मंच पर स्वीकार करता, पश्चाताप व्यक्त करता, तो उसे क्षमादान मिल सकता था। कई लोगों ने आलोचना की, क्या ये न्याय है? क्या अपराधी इतनी आसानी से मुक्त हो जाएं? पर मंडेला का दृष्टिकोण गहरा था। वे जानते थे, सत्य को दबाकर शांति नहीं मिलती और केवल दंड से दिल नहीं जुड़ते। सत्य का सामना करना सबसे कठिन साहस है और क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति। ये दर्शन कहीं न कहीं बौद्ध करुणा से मेल खाता है, जहाँ घृणा का अंत घृणा से नहीं, केवल करुणा से होता है, और गीता के उस संभाव से भी, जहाँ व्यक्ति कर्म करता है पर भीतर संतुलन बनाए रखता है। मंडेला के लिए क्षमा कमजोरी नहीं थी, ये रणनीति भी थी और आध्यात्मिक परिपक्वता भी। उन्होंने अपने जेलर को भी राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। ये दृश्य केवल एक निमंत्रण नहीं था, ये इतिहास को नया अर्थ देने का क्षण था। उन्होंने दुनिया को सिखाया, राष्ट्र केवल कानूनों से नहीं बनते, राष्ट्र स्मृतियों से बनते हैं, और यदि स्मृतियां विषैली हों तो भविष्य भी विषैला होगा। सत्य और मेल मिलाप का मार्ग चुनकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को गृह युद्ध से बचाया। उनका विश्वास था, जब तक हम अपने अतीत को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते। केवल राजनीतिक निर्णय की कहानी नहीं है, ये आत्मा की परिपक्वता की कहानी है। ये उस मनुष्य की कहानी है जिसने 27 वर्षों की पीड़ा को घृणा में नहीं, करुणा में रूपांतरित किया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विजय थी। इतिहास अक्सर नेताओं को मंच पर खड़ा हुआ दिखाता है, पर मंच के पीछे भी एक जीवन होता है, निजी, जटिल, कभी-कभी पीड़ादायक। नेल्सन मंडेला का सार्वजनिक संघर्ष जितना कठिन था, उनका व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही उलझा हुआ था। उनकी पहली पत्नी थी एवलिन मसे। युवा उम्र में विवाह हुआ। उस समय मंडेला अभी संघर्ष की राह पर पूरी तरह नहीं उतरे थे। घर था, बच्चे थे, एक साधारण पारिवारिक जीवन की कोशिश थी। पर जैसे जैसे राजनीति ने उन्हें अपने भीतर खींचा, घर और आंदोलन के बीच दूरी बढ़ती गई। बैठकें, यात्राएं, भूमिगत जीवन, परिवार इंतजार करता रहा। आखिरकार ये रिश्ता टूट गया। संघर्ष केवल सड़कों पर नहीं था, वो घर की दीवारों के भीतर भी था। फिर उनके जीवन में आई विनी मदिकिज़ला मंडेला। विनी स्वयं एक सशक्त और साहसी महिला थीं। जब मंडेला जेल गए तो बाहर आंदोलन की मशाल उन्होंने थामी। पर 27 वर्षों की कैद केवल एक व्यक्ति को नहीं बदलती, वो रिश्तों को भी बदल देती है। लंबा अलगाव, राजनीतिक तनाव, विवाद, आखिरकार ये संबंध भी समय की कसौटी पर टूट गया। दुनिया उन्हें राष्ट्रपिता कह रही थी, पर एक पिता के रूप में वे अपने बच्चों के साथ उतना समय नहीं बिता पाए। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था, मैं एक महान पिता नहीं था। ये स्वीकारोक्ति आसान नहीं होती। एक नेता अपनी कमजोरियों को खुले में कम ही रखता है, पर मंडेला ने अपनी मानवीय सीमाओं को छिपाया नहीं। जीवन के बाद के वर्षों में उन्होंने विवाह किया, ग्राजा माचेल से। ये संबंध अधिक शांत, अधिक संतुलित था। शायद उम्र और अनुभव ने उन्हें एक अलग दृष्टि दी थी। उनका व्यक्तिगत जीवन हमें ये सिखाता है, संघर्ष केवल आदर्शों का नहीं होता, उसकी कीमत भी होती है। राजनीतिक लड़ाइयाँ समय लेती हैं, और समय सबसे बड़ा संसाधन है जो परिवार से छिन जाता है। नेल्सन मंडेला का जीवन पूर्ण नहीं था। उसमें दरारें थीं, उसमें पछतावे थे, उसमें त्याग थे, पर शायद यही उन्हें और मानवीय बनाता है, क्योंकि महानता का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति त्रुटिहीन हो। महानता का अर्थ है त्रुटियों के बावजूद उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहना। उनका संघर्ष केवल संसद या अदालत में नहीं था, वो हृदय में भी था, रिश्तों में भी था। एक पिता, एक पति, एक मित्र, इन भूमिकाओं के बीच संतुलन खोजने में भी था। और इसी कारण उनकी कहानी केवल राजनीतिक गाथा नहीं है, वो एक मनुष्य की कहानी है जो आदर्शों के लिए जिया, पर जिसकी यात्रा में व्यक्तिगत दर्द भी शामिल था।
समय की धारा बहती रही, संघर्ष की वो मशाल जिसने एक राष्ट्र को अंधकार से बाहर निकाला, धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ रही थी। 5 दिसंबर 2013 दुनिया भर में एक खबर फैलती है। नेल्सन मंडेला अब इस दुनिया में नहीं रहे। दक्षिण अफ्रीका रोया, अफ्रीका रोया, दुनिया रोई। पर यह शोक केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का नहीं था, ये उस युग के अंत का था जिसने सिखाया कि नैतिक साहस सत्ता से बड़ा होता है। उनका शरीर चला गया, पर उनका संदेश जीवित है। यदि हम उनकी विरासत को समझना चाहें तो हमें उसे 4 आयामों में देखना होगा: समाज, दर्शन, धर्म और विज्ञान की दृष्टि से। समाज की दृष्टि से उन्होंने दिखाया कि संरचनात्मक अन्याय स्थायी नहीं होता। रंगभेद जैसी जड़ जमाई हुई व्यवस्था भी गिर सकती है, पर उसे गिराने के लिए केवल क्रोध नहीं, संगठित चेतना और नैतिक नेतृत्व चाहिए। उन्होंने ये भी सिखाया कि सत्ता परिवर्तन पर्याप्त नहीं है, सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है। यदि मानसिकता नहीं बदलेगी तो कानून बदलकर भी कुछ नहीं बदलेगा। दर्शन की दृष्टि से उनकी सबसे बड़ी देन थी क्षमा की शक्ति। 27 वर्षों की कैद के बाद यदि कोई व्यक्ति प्रतिशोध चुनता तो शायद उसे न्याय संगत माना जाता, पर उन्होंने क्षमा को चुना। उन्होंने सिद्ध किया कि क्षमा कमजोरी नहीं है, वो आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा है। वो ये घोषणा है कि मैं अपने अतीत का बंदी नहीं हूं। धर्म की दृष्टि से उनका जीवन करुणा और संभाव का उदाहरण है। उन्होंने शत्रु को भी मनुष्य की तरह देखा। उन्होंने विभाजन के स्थान पर एकता को चुना। ये वही दृष्टि है जो हर महान आध्यात्मिक परंपरा में मिलती है। घृणा का अंत घृणा से नहीं, प्रेम से होता है। और विज्ञान की दृष्टि से उनका जीवन सामाजिक मनोविज्ञान का जीवंत प्रमाण है। घृणा सीखी जाती है, परिवार, समाज और राजनीति से। तो प्रेम भी सिखाया जा सकता है, विश्वास भी बनाया जा सकता है, साझा पहचान भी निर्मित की जा सकती है। उन्होंने एक टूटे हुए समाज को ये विश्वास दिलाया कि वे एक साझा भविष्य बना सकते हैं। उनकी विरासत किसी मूर्ति या स्मारक में सीमित नहीं है, वो हर उस व्यक्ति में जीवित है जो अन्याय के सामने खड़ा होता है और भीतर से कहता है, मैं घृणा को अपने ऊपर शासन नहीं करने दूंगा। रेडियो पाठशाला की दृष्टि से नेल्सन मंडेला केवल एक राजनीतिक नेता नहीं हैं, वे एक चेतना हैं, एक जीवित संदेश हैं। वे हमें याद दिलाते हैं, संघर्ष लंबा हो सकता है, कैद गहरी हो सकती है, पीड़ा असहनीय हो सकती है, पर यदि आत्मा अडिग रहे तो इतिहास भी बदल सकता है। और शायद उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यही है, स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, वो जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी न्याय की, जिम्मेदारी संभाव की, जिम्मेदारी मानवता की। यही उनकी विरासत है, यही उनका अमर संदेश है। श्रोताओं, एक लंबे सफर के बाद हम इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं। एक ऐसे मनुष्य की यात्रा जिसने अन्याय की अंधेरी सुरंग में 27 वर्ष बिताए, पर बाहर निकला तो प्रकाश बनकर। नेल्सन मंडेला हमें सिखाते हैं, जेल शरीर को कैद कर सकती है, पर विचारों को नहीं। वो बताते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर हों, मनुष्य की चेतना उससे बड़ी हो सकती है। घृणा चाहे कितनी भी गहरी हो, क्षमा उससे अधिक शक्तिशाली हो सकती है। उनकी जीवन गाथा केवल इतिहास नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमें दिखाती है कि हम अपने भीतर किसे स्थान देते हैं, क्रोध को या करुणा को, प्रतिशोध को या न्याय को। यदि इस यात्रा ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया हो, कोई प्रेरणा दी हो, कोई आशा जगाई हो, तो इसे अपने मित्रों, परिवार और समाज के साथ साझा करें, क्योंकि विचार तभी जीवित रहते हैं जब वे आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला, धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान। मैं आपसे विदा लेता हूं, पर यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये तब तक जीवित रहेगी जब तक न्याय की बात करने वाले लोग जीवित हैं। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक जीवन गाथा के साथ।